Students, welcome to Malika's literature classes and I just hope कि आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा दोबारा एंड सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एंड जो क्लियर नहीं है वो इस चैप्टर में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट जो है बेटा हम हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एंड देन द ब्लैक एयरप्लेन. The first question is, why was the seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first steps? इस क्वेश्चन में बेटा ये पूछा गया है ना कि जो सीगल है वो उनमें से डरता क्यों है, और जो सीगल है उसकी तरह और भी जो बर्ड्स हैं वो इतने ही मतलब कमज़ोर होते हैं या उनके अंदर मतलब लैक ऑफ करेज होता है. और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं जैसे कि क्या हम भी जो चैलेंजेस जो होते हैं उनको फेस करने से डरते हैं जैसे कि सीगल डरता है. सो क्वेश्चन से स्टार्ट किस तरह से करेंगे बेटा, आंसर लिखना. द जॉन सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट ना, डेफिनेटली हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड. एंड व्हेन एक होता है ना कि जब भी वो पीछे से ना नहीं, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल स्टेप एंड कम फॉरवर्ड at the brink of the edge and attempted to flap his wings so that कि वो फ्लाई कर पाए, सो वो डर जाता था. एंड नो, इट्स नॉट लाइक दैट कि सभी बर्ड्स जो हैं वो इसी की तरह टिमिड होंगे, जस्ट लाइक सीगल्स ब्रदर एंड सिस्टर्स. समटाइम्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा करेज होता है बेटा, उनके अंदर करेज की कमी नहीं होती है. सो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लोगों के लिए आसान होता है फर्स्ट स्टेप लेना, but not for everyone, even for human babies, even for us. Not, I'm not talking about the babies, but even about us also. जैसे कि अगर हम बेबीज़ की बात करें तो जब भी वो फर्स्ट स्टेप अपना लेते हैं, सो अचानक से वो फर्स्ट स्टेप चलना नहीं सीखते हैं, वो डरते हैं. पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो क्रॉल करना सीखते हैं एंड धीरे 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 कर करके उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होते हैं और चलना सीखते हैं. सिमिलरली हमारे साथ भी यही है बेटा कि लाइफ में कोई भी काम करने से पहले या कोई भी कितना भी टफ हो, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो लेने से हमें हमेशा डर लगता है. डजंट मैटर कोई भी क्यों ना हो, कितना भी करेजियस क्यों ना हो, थोड़ा तो डर लगता है सबको. किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस सीगल की तरह फर्स्ट स्टेप लेने में, और किसी को कोई बहुत पहले कर लेगा, लेकिन डर सबको लगता है. सो इट्स नॉट अबाउट being timid or it's not about the lack of courage, it's just about कि first step is always difficult. so सभी ये चीज़ फील करते हैं. तो आप फर्स्ट लिख सकते हो किस तरह से सीगल डरता है एंड ट्राई करता है बट वो अपना 100% नहीं दे पाता है. एंड टिमिड की अगर बात की जाए तो कुछ लोग इस सीगल की तरह टिमिड और नहीं होते हैं, करेजियस होते हैं जैसे कि उसके भाई बहन. एंड द लास्ट जो लास्ट होगा स्टेटमेंट आपका लास्ट क्वेश्चन का, जो उसका थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है कि ह्यूमन बेबीज़ भी डरते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने से हर कोई डरता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई. क्या हुआ था एक्चुअल में, ये जो फूड का जो साइट था, जब दिखा उसको फूड तो वो इतना पागल क्यों हो गया, क्योंकि वो बहुत टाइम से भूखा था. ही हैज़ंट ईटन सिंस लास्ट 24 आवर्स एंड वो बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. एंड जैसे ही उसकी मदर जो रहती हैं वो फूड को ट्राई करती हैं खाने का उसके सामने, उनका सिर्फ रीज़न ये होता है उसको टेम्प्ट करने का. सो वो अजीब पागल जैसा बिहेव करता है. एंड रीज़न क्या था फ्लाई करने का, उनकी मदर ने एक ट्रिक अपनाया, उसके पास तक फूड लेकर गए एंड उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्प्ट करने की कोशिश की, लालच देने की कोशिश की. एंड सीगल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट टू जंप, और वो जंप किया भी. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप ये भी लिख सकते हो ना, जब एक्सट्रीम सिचुएशन होती है ना, या जब हंगर का मैटर होता है तो इंसान कुछ भी कर जाता है, चाहे वो कितना ही रिस्की क्यों ना हो. सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग आंसर्स लिख के दिखाना. अगर नहीं समझ में आएगा बेटा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से शुरुआत करनी है, कैसे आंसर्स को लिखना है, आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो. बट एटलीस्ट पहले आप ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly?
अब यहाँ पर क्या है, बैकनिंग मतलब बेटा कि आप किसी को ना सिग्नल दे के बुलाते हो, जिस तरह से जो मदर फादर थे ना वो उड़ रहे थे एंड उसको फॉलो करने के लिए बार बार बोल रहे थे। कजोल यहाँ पे श्रिली मतलब कि जिस तरह से चिल्लाना, आवाज़ नहीं लगती है, गुस्से से चिल्लाना। सडन मतलब डराना। एंड कजोल मतलब होता है किसी को परसुएट करना, मनाना, बाय डूइंग मतलब फ्लैटरिंग कि बेटा कर लो ना, बेटा ये अच्छा है आपके लिए। तो वो कजोल करने की भी स्टार्टिंग में कोशिश किए थे सीगल को, इसमें ये पार्ट नहीं है बट ट्राई किया था उन्होंने। सो क्यों ऐसा कर रहे थे बेटा, ईच एंड एवरी पेरेंट्स, मतलब डजेंट मैटर कि वो एनिमल के पेरेंट्स हों या ह्यूमन बीइंग के पेरेंट्स हों, वो हमेशा हमारा बेटरमेंट चाहते हैं एंड दे नो वेरी वेल कि what this world is all about, and they actually want from us कि हम इंडिपेंडेंट हो, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो। सो सभी मदर और फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको एक सही रास्ते पे ला सके और आपको सक्सेसफुल बना सके। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो यही होगा कि जो उसके पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि फर्स्ट फ्लाइट वो ले सीगल अपना, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे, उसे डांट रहे थे, उसे खाना नहीं दे रहे थे। तो हर तरह के एफर्ट्स वो कर रहे थे सो दैट कि जो सीगल है वो फ्लाई कर पाए। बट स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सारे जो एफर्ट्स थे वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने डराया कि अब खाना नहीं देंगे, उसे छोड़ दिया, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सीगल को भी रियलाइज़ हुआ कि नाउ उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हंगर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे कुछ भी करा सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू अफ्रेड टू ट्राई? डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स। कभी ऐसा हुआ है? सबके साथ ऐसा हुआ है बेटा कि जब आप किसी चीज़ को करने से डरते हो एंड योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, दे एक्चुअली ट्राई टू हेल्प यू। वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ से ओवरकम करो, आप आगे बढ़ो, एंड दे आर द बिग सपोर्टर्स। फैमिली इज़ द बिग सपोर्टर इन योर लाइफ, योर फ्रेंड्स आर द बिग सपोर्टर्स। सो वो हमेशा चाहते हैं आपकी भलाई। तो आप एक कैसा कोई एग्जाम्पल लिख के दिखाना मुझे जिसमें आप डर रहे हो और आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स आपको मनाने की कोशिश करते हो कि यार तुझसे हो जाएगा, डोंट बी अफ्रेड, बस एक स्टेप ले ले, बस एक स्टेप ले ले एंड देन तुझे पता भी नहीं चलेगा एंड तू सक्सेसफुल हो जाएगा। सो या कभी हम एग्जामिनेशन को लेकर बहुत डरे हैं एंड हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, एंड हमारे पेरेंट्स के इनकरेजमेंट की वजह से या उनकी डांट की वजह से, उनके स्ट्रिक्टनेस की वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था और हम जब अटेम्प्ट करते थे एग्ज़ाम्स, सो हम अच्छा करते थे। सो आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जब यहाँ पे पेरेंट्स जो थे वो आपके स्ट्रिक्ट हुए हैं, ठीक है? बहुत ही ईजी आपके लिए रहेगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इसमें लिखना है। In the case of bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? अब जैसे कि इसमें ये पूछा गया है कि जैसे कि अगर कोई चिड़िया है, बर्ड्स हैं, तो उनका सक्सेस गारंटीड रहता है, ठीक है यार, उनका नसीब ही है उड़ना। सो उनको वो नहीं, वो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं कि उनको उड़ना ही है। डेफिनेटली उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उनके लिए डर वाला होता है, बट ऑटोमेटिकली वो उड़ना सीख जाते हैं। बट व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स, व्हाट अबाउट अस? क्योंकि हमारा सक्सेस तो गारंटीड नहीं होता है ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हम फर्स्ट स्टेप फिर भी लें? पॉसिबिलिटी हो जिस भी चीज़ की, मतलब मे बी हम फेल हो जाएं, बट फिर भी हमें स्टेप लेना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी बेटा, डजंट मैटर whether you will face failure or success, what really matters is your journey. आप एंड तक पहुंच पाते हो, नहीं पहुंच पाते हो, it completely depends on your fate and destiny and in the hands of God, I believe personally. But what really matters is your journey. आप इस जर्नी में जो सीखते हो, जो आप विजडम हासिल करते हो, जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, वो लाइफ टाइम काम आता है आपके। एंड हु आर वी टू डिसाइड कि सक्सेस को एक हम कन्फाइंड वाले डेफिनेशन में रखते हैं? सक्सेस इज़ नॉट अबाउट कि यार अचीविंग दैट पर्टिकुलर गोल ऑफ योर लाइफ। सक्सेस इज़ अबाउट कि आप जब भी गिरते हो आप कभी हारते नहीं हो, दोबारा आप उठते हो और दोबारा दौड़ते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट करना ज़्यादा मैटर करता है जीतने से कहीं ज़्यादा। सो रिगार्डलेस कि आप फेल होते हो या पास होते हो, डजेंट मैटर, you must take your first step. You don't know कि
मे बी यू विल गेट सक्सेस अगर आप इतने डिटरमाइन रहोगे, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग रहेगी, आप करेज शो करोगे। एंड वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो सिमिलरली अगर आप इतने डिटरमाइन हो अपने गोल को लेकर तो डेफिनेटली यू विल अचीव, डेफिनेटली यू विल अचीव। एंड अगर फेलियर रास्ते में आता भी है सो आई थिंक आप बहुत कुछ सीखोगे उससे। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दोगे तो जितना आपने कोशिश की होगी उस गोल को अचीव करने की, उससे डबल छलांग लगा के आप बेहतर गोल पे पहुंच सकते हो। सो आई थिंक कि अकॉर्डिंग टू मी, एंड जस्ट राइट यू आंसर कि आपको क्या लगता है कि फेलियर अगर है या सक्सेस है, बोथ आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ ना, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरी कॉइन इज टू साइड्स एंड वी हैव टू फेस बोथ द साइड्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपको करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको दोनों ही चीज़ फेस करनी पड़ेगी। सो फेल्योर के डर से आप पीछे नहीं हट सकते हो। ओके, दैट्स इट। एंड द ब्लैक एरोप्लेन, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी बच्चा, अगर आवाज़ आएगी आप लोगों को बाहर से, क्योंकि मेरा जो घर है वो बिल्कुल गली 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 है, तो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट विकेट। सो आवाज़ आई तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा उस चीज़ को। सो नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, एंड लेट्स डू दिस। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। अच्छा, ये लाइन यूज़ की थी, ये स्टेटमेंट किसका था, जो ऑथर थे, जो स्पीकर थे उनका था। सो जो नैरेट कर रहे थे स्टोरी को, सो क्या रिस्क की बात हो रही थी एंड वो क्यों लेना चाहते थे, रिस्क क्या था आपको याद है? द रिस्क इज़ टू गो स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, क्योंकि एक तो ये चीज़ थी कि वो अब फिर से, अब वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो टर्न करके एंड नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन में जा सकते थे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्यूल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो वाकई में घर जाना चाहते थे, ही रियली वॉन्टेड टू गो टू होम and meet his family and have his breakfast with them. So this is the reason that उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे रिस्क लेना है, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्क ना। आप वही चीज़ है ना कि आपने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा कि जब तक आप स्टेप नहीं लोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। सो उन्होंने रिस्क लिया, एंड ये आप चीज़ बोल सकते हो कि क्यों रिस्क लिया था। डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। आप पूरा एक्सपीरियंस बता सकते हैं यहाँ बेटा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि बड़ी पीसफुल, बड़ी कामली वो जा रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन जस्ट लाइक अ माउंटेन उनके सामने क्लाउड आया, स्टॉर्म आया, एंड देन ही डिसाइडेड टू गो इन टू द स्टॉर्म सो दैट कि ही कुड मीट हिज फैमिली, वो मिल सके अपनी फैमिली से। एंड इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म ना, जब वो एकदम बिल्कुल क्लाउड से ढके हुए थे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही स्टार्टेड टू लूज़ होप। वो एकदम होपलेस हो चुके थे क्योंकि सारी जो मशीन्स थी, इक्विपमेंट्स थे, वो सारे फेल होने लगे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो क्या देखते हैं कि एक ब्लैक एरोप्लेन उनके सामने से गुजरता है, एंड समवन वाज देयर, एंड वो हाथ हिलाते हैं एंड फिर उनको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू लैंड आप जर्नी बता सकते हैं, एंड देन किस तरह से वो स्टॉर्म के बाहर निकलते हैं एंड वो लैंड करते हैं। सो ये जर्नी थी उनकी, आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि फाइनली यार he saved his life। मतलब एक होता है ना कि ये वो खुश थे कि वो सेफली लैंड हो चुके थे, एंड अभी उनके मन में कोई डकोटा या कोई एरोप्लेन नहीं आ रहा था बिकॉज वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। फाइनली वो कहते हैं ना कि जान है जहान वाली चीज़ है, कि उनकी जान बच चुकी थी, एंड उनके लिए यही बहुत बड़ी थी। उनके दिमाग में डकोटा को छोड़ के कौन सी बात चल रही थी कि आई शुड से थैंक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने मुझे स्टॉर्म में हेल्प की। सो वो डकोटा को बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ के वो सॉरी नहीं फील कर रहे थे, क्योंकि वो डिलाइटेड थे कि वो सेफली लैंड हो चुके हैं। एंड ऑल द टाइम एक थॉट लिंगर कर रहा था उनके मन में कि हमें उन्हें थैंक यू बोलना है उस एरोप्लेन के पायलट को जिन्होंने उनकी हेल्प की। What made the women in the control center look at the narrator strangely? अच्छा, women जो थी वो क्यों अचानक से उनको अजीब तरह से देखने लगी थी? क्योंकि जो नैरेटर थे उन्होंने जाकर पूछा कि जो ब्लैक एरोप्लेन थी उनकी पायलट्स उनको मिलना है। सो शी लुक्ड वेरी स्ट्रेंजली एट द नैरेटर, बिकॉज जिस तरह से वो पता है क्योंकि वो सेंटर पे हैं, तो वो रडार पे जब उन्होंने देखा तो सिर्फ उनका एरोप्लेन था, कोई एरोप्लेन नहीं था। तो उन्होंने उनको बताया कि यार आपके अलावा कोई नहीं था, तो किसकी बात कर रहे हो, कोई ऐसा भूत तो नहीं ना देख लिया, इसलिए वो स्ट्रेंजली उनको देख रही थी।
Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons to your answer. अलग अलग तरीके के आंसर है, जैसे कि मैंने बेटा आप लोगों को चैप्टर में बताया कि दैट इज़ द ओपन एंडेड स्टोरी, जहाँ पे आप अपना परसेप्शंस इम्प्लाई कर सकते हो एंड आप चाहो तो जो भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मी. अगर आप मुझसे मेरा परसेप्शन जानना चाहोगे तो मैं मे बी इट वॉज अ नरेटर्स मतलब ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड थ्रू द स्टॉर्म, मे बी. या अगर कोई एक ही परसेप्शन की अगर बात हो रही है तो मैं यही बोलूँगी कि ही हिमसेल्फ हेल्प्ड हिम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पायलट थे एंड उन्होंने हेलुसिनेट किया. हेलुसिनेट मतलब बेटा कि जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, उसको एकदम लिटरली इमेजिन करना, ऐसा लगेगा कि वो सच है. रियलिटी एंड इल्यूजन में आपका जब फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो आप चीज़ों को देखना जब शुरू कर देते हो तो वो होता है हेलुसिनेटिंग. सो उन्होंने एक गुड पायलट को हेलुसिनेट किया, मतलब कि वो खुद को हेलुसिनेट किए एंड उन्होंने अपनी हेल्प करके वो बाहर निकले. एंड मे बी आपके आंसर कुछ अलग हो सकते हैं. मे बी आप लिख सकते हो कि गॉड ने हेल्प किया हो, या आप लिख सकते हो कि सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट एट दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम. सो वट एवर योर आंसर, आपके आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपका आंसर होगा. ओपन एंडेड स्टोरी है तो वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, अब कुछ बकवास मत लिख देना. कोशिश करना कि एक्यूरेटली लिखो, जिसमें कुछ लॉजिक हो, कुछ रीजनिंग हो. ओके, सो दैट्स इट. आज के लिए इतना ही एंड आई जस्ट होप कि आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा एंड प्लीज़ बेटा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप लोग दोबारा पढ़िए एंड बस जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम जब तक कि ज़रूरी ना हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो कि करूँ ना करूँ, just take a first step, just take that particular first step and definitely you will get success just like seagull. या आप खुद को हेलुसिनेट कर सकते हो द ब्लैक एरोप्लेन के नैरेटर की तरह. आप खुद को देख सकते हो आई एम अब क्या, आई एम प्रो एट इट, मैं कमाल का हूँ यार. आप खुद की हेल्प करो क्योंकि कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए. जैसे कि पायलट की हेल्प सिर्फ उन्होंने खुद की एंड किस सिचुएशन में थे, बहुत ही डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे जहाँ पे सब कुछ फेल हो चुका था, बट उन्होंने खुद पे भरोसा नहीं छोड़ा, खुद को इमेजिन किया एंड उस चीज़ से निकल गए. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, टेक दैट पर्टिकुलर स्टेप एंड या ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे. बाय बाय, टेक केयर.